आज का जो प्रेडिक्शन क्लास है वो फरवरी के मैगजीन पे है। ठीक है, ये मैगजीन आप लोगों के पास हाथ में होगा। चूँकि पीडीएफ नहीं है इसलिए बोर्ड पे पीडीएफ नहीं है, बोर्ड पे क्लीन बोर्ड है। ठीक है, जो भी पॉइंट्स लिंक होगा हम लोग बात करेंगे। हम पेज नंबर बता देंगे और पेज नंबर में कौन से टॉपिक को पढ़ना है और यही सिर्फ बता देंगे। और जो चीज़ नहीं बताएंगे वो चीज़ छोड़ देना है, सीधा सा मतलब है। ठीक है, जहाँ पे कोई विषय लिंक करेगा हम उसको लिंक कर देंगे। और इस तरीके से फरवरी का ये जो पीडी है प्रतियोगिता दर्पण समाप्त हो जाएगा। तो पीडी पे काम कर लेते हैं और पीडी पे पेज नंबर बाई बात करेंगे। और सभी के पास ये है और इसमें पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 में टॉपिक है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन। हालांकि इससे संबंधित प्रेडिक्शन हम पहले भी करा चुके हैं, लेकिन यहां से मूल रूप से क्या प्रश्न बनेगा, ठीक है, वो तो पहले भी हो चुका है। इसमें आपको उस हेलीकॉप्टर का नाम ध्यान रखना है जिस हेलीकॉप्टर से वो सवारी कर रहे थे। दूसरा, उसके पायलट का नाम सामान्य तौर पे ये जानकारी रखना है। ठीक है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना बिपिन रावत वाले मामले में। बाकी जो इसका लिंकिंग है, इससे लिंक क्या होगा, नीलगिरी पर्वत। चूंकि ये घटना नीलगिरी पर्वत पर हुआ था, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वत के कुन्नूर जो जिला है वहां पे हुआ था। और ये नीलगिरी का सबसे उच्चतम जो चोटी है वो डोडा बेटा है। इसको आप लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे, डोडा बेटा को। उच्चतम चोटी डोडा बेटा, यहां भी आप दा लिख सकते हैं, डोडा बेटा, डोडा बेटा सबसे उच्चतम चोटी। और नीलगिरी को तो आपको पता ही है कि अगर देखा जाए तो ये जो तमिलनाडु वाला बेल्ट है, ये केरला वाला, और फिर ये जो तमिलनाडु है, आप देखेंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पे, ये ही नीलगिरी पर्वत है। तो इसलिए इसको तमिलनाडु और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी कहते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ऐसे करके है। ठीक है, उसको आप इसको मिलन बिंदु कहते हैं। सो ध्यान रखेंगे, नीलगिरी पर्वत को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहते हैं। इस लिहाज से ये लिंक कर रहा है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा नीलगिरी पर्वत से संबंधित, एक तो डोडा बेटा, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु, और तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि दक्षिण पठार। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि दक्षिण पठार से एक दर्रा द्वारा, दक्षिण पठार एक दर्रा द्वारा अलग होता है, जिसे आप पाल घाट दर्रा कहते हैं। तो पाल घाट दर्रा भी नीलगिरी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, सो ध्यान रखेंगे। तो डोडा बेटा और पाल घाट दर्रा, इस पे आपका एक मेंशन होना चाहिए। आपके डायरी में पाल घाट, डोडा बेटा मेंशन होना चाहिए। बाकी हम आगे चलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, और इसके अलावा खुश रहिए। अब इसके अलावा जो है अब रिकॉर्डिंग पे जब यूट्यूब पे जाएगा तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए पेज नंबर 12 देखिएगा, ठीक है। तो कोरोना से युद्ध भारत 2021, ये सीधे छोड़ देना है, पेज 12 नंबर पेज छोड़ देना है। 13 नंबर पेज में, पेज नंबर 13 से कुछ बातें मेंशन करना है। जैसे एक टॉपिक है, भारतीय नौसेना में 32 वर्ष की सेवा के पश्चात आईएनएस खुखरी सेवा मुक्त। तो भैया केवल आईएनएस खुखरी जो है, आईएनएस खुखरी को मेंशन कीजिए, ठीक है। फोटो में जो है ना आईएनएस खुखरी, बस ये क्या है, बस इतना ही ध्यान रखिए। ये वैसे भी मेरे प्रेडिक्शन में नहीं था, लेकिन नाम है तो मैंने कहा कि थोड़ा बस नाम को मेंशन में रखिए, और बाकी इसमें आपको मगजमारी नहीं करना है। देखिएगा इस पेज में कई टॉपिक होगा, जैसे आपको लगता होगा कि हमको पढ़ के जाना चाहिए, रट के जाना चाहिए, लेकिन ढीठे छोड़ देना है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का परीक्षण छोड़ना है, सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल छोड़ देना है, और एक छोटा सा बॉक्स होगा, देख लीजिएगा इसी पेज में 13 नंबर पेज में, सतह से सतह पर मार करने वाली अत्याधुनिक परलय मिसाइल के लगातार 2 परीक्षण। तो बस परलय मिसाइल को मेंशन कर लेना है, जो परलय मिसाइल है उसको मेंशन कर लेना है। क्लियर है? और परलय मिसाइल क्या है? सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, बस इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त का जो डेट है 8 दिसंबर 2021, वो ध्यान रखिएगा। बिपिन रावत की जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, वो आप ध्यान रखिएगा किस डेट को हुई थी। 8 दिसंबर 2021 को ये विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसे आप ध्यान रखिएगा। MI-17V भाई, क्या हेलीकॉप्टर का नाम है? MI-17V5 हेलीकॉप्टर, ध्यान रखिएगा, डेट ध्यान रखना है इसका, बस। और कोई ज़्यादा डेट थोड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आगे आपको पता चलेगा वो डेट क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है, आगे के प्रिडिक्शन में भी पता चल जाएगा इसी मैगजीन में। बाकी आप छोड़ सकते हैं, इसी पेज में देखिएगा 13 नंबर पेज में लिखा होगा 351 और रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध, यहाँ पे लिखा हुआ है, छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में 14 नंबर पेज में लगभग सब छोड़ देना है, लेकिन 13 नंबर पेज से ही ये जो 351 और रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को जब आप पढ़िएगा तो सबसे लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ज्ञातव्य है कि रक्षा क्षेत्र के उत्पाद के मामले में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा को मई 2020 में 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया था। इससे रक्षा उत्पाद के देश में ही उत्पादन की दिशा में मार्ग प्रशस्त हुआ। ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेना है, बाकी आपको छोड़ देना है। अब सवाल ये है कि ये जो 13 नंबर पेज का जो मसला है, जो
आपके हथियारों के आयात से, रक्षा उत्पाद से संबंधित है, इसलिए यहाँ कुछ चीज़ें लिंक करनी होगी। यहाँ पे लिंक करना होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। उसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ जाए 351 और रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध। यहाँ पे इसको पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है कि इसमें से कोई प्रश्न आपको बीपीएससी में आने वाला है। कुछ प्रश्न नहीं आएगा, डायरेक्ट कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन इनडायरेक्टली लिंक बहुत कुछ कर जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत का जो हथियार निर्यात करने के मामले में, हथियार आयात करने के मामले में भारत का जो परसेंटेज है अपेक्षाकृत घटा तो है हथियार आयातों का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है सऊदी अरब के बाद। मतलब कि दूसरे नंबर का देश है भारत हथियार आयात करने के मामले में। तो इसको आपको लिंक करना होगा। ठीक है, तो हम इस मुद्दे को लिंक करते हैं जो पीडी में नहीं है, लेकिन उस करेंट अफेयर्स की वजह से, उस घटना की वजह से हमको लिंक करना पड़ रहा है। वो घटना महत्वपूर्ण नहीं है, वो टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उससे लिंकिंग महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप पॉइंट जो है लिंक कर सकते हैं। जो सिप्री का रिपोर्ट है, SIPRI, सिप्री, इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो फुल फॉर्म लिखवा दिया है, हम इसको शॉर्ट में ही सिप्री रिपोर्ट कहेंगे, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, इसका रिपोर्ट के हिसाब से कुछ इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन तो आप ये रख लीजिए कि 2016-20 के बीच 33% हथियारों के आयात में गिरावट आई है। हथियार आयात में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, कमी दर्ज की गई है जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सबसे बड़ा आयातक देशों में से नहीं आता है। अभी भी भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देशों में आता है। तो एक पॉइंट तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस रिपोर्ट के अनुसार कि सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है भारत। सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है भारत। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो सऊदी अरब है ये नंबर 1 है और भारत जो है नंबर 2 है। अब भारत को सबसे ज्यादा आपूर्ति कौन करता है हथियार? तो इसके रिपोर्ट के हिसाब से अभी भी रूस सबसे ज्यादा भारत को हथियार आपूर्ति करता है। रूस पहले नंबर पे है हथियार आपूर्ति करने में। उसके बाद दूसरे नंबर पे फ्रांस है,
तीसरे नंबर पे इजराइल है, चौथे नंबर पे अमेरिका है। भारत को हथियार आपूर्ति करने में, भारत को क्या हुआ, तो शांत रहिए ना, हम 4 बार रिपीट करेंगे, काहे घबरा जाते हैं। भारत को सबसे ज़्यादा हथियार आपूर्ति करने वाला देश इस रिपोर्ट के हिसाब से 2016 से 20 का है, आप रूस को रखेंगे, ठीक है, पहले नंबर पे। रूस को पूछेगा तो इसी पॉइंट से पूछेगा, और बाकी नंबर अगर ध्यान रखना चाहें तो दूसरे नंबर पे फ्रांस है भारत को हथियार आपूर्ति करने में सबसे आगे में, तीसरे नंबर पे इजराइल है और चौथे नंबर पे अमेरिका है, ठीक है। आपूर्ति करने में भारत को। लेकिन ओवरऑल निर्यातक देशों में हथियार निर्यात करने के मामले में सबसे ऊपर यूएसए है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे रूस है, 3 नंबर पे आपको फ्रांस है, 4 नंबर पे आपका जर्मनी है, 5 नंबर पे आपका चीन है, 24 नंबर पे भारत है। ठीक है, हालांकि यहां से प्रश्न नहीं आएंगे, मेन हथियार आयातक में भारत का स्थान कौन सा है ध्यान रखेंगे, लेकिन लिंक कर रहा था, इतना इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो ज़्यादा लिंक करने वाला है। इसी पेज में ये हो गया आप लोगों का। हेलो, ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम 14 नंबर पेज में, इसरो द्वारा विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण कैंसिल कर देना है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है 67वीं बीपीएससी के एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। ब्लू कलर का एक देखिएगा, इसी 14 नंबर में एक बॉक्स में छोटा सा लिखा होगा, छोटे उपग्रहों में के कम लागत पर प्रक्षेपण हेतु इसरो द्वारा SSLV का विकास कैंसिल कर देना है। 14 नंबर पेज में कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। एक बार बस हेडिंग ध्यान रखिएगा, बाकी कैंसिल कीजिए। जस्ट पेज में, इसी 14 नंबर पेज में लिखा हुआ है कि समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधनों की खोज व अन्य समुद्री अध्ययन हेतु समुद्रायन परियोजना, मेरे हिसाब से इसको भी कैंसिल कर देना है। लेकिन लास्ट पैराग्राफ जब इस बॉक्स में पढ़ेंगे, इस पे ज्यादा आपको ग्रेड ए में रख के फोकस नहीं करना है, ठीक है, ना तो भोकास हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, ज्यादा फोकस करने के चक्कर में, है ना, कहानी हो जाता है फ्लॉप। लास्ट पैराग्राफ में देखिएगा 1 2 3 चौथा लाइन जो है वो मेरे को शब्द है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी, ये टर्म पर आप काम कर लीजिएगा। ब्लू इकोनॉमी जब ये पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा कि समुद्री जो साधन है उससे संबंधित है ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। तो ब्लू इकोनॉमी जो वर्ड है, ब्लू इकोनॉमी, इस पे एक वर्क कर लें या अपना डायरी मेंटेन कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 में देख लीजिए क्या है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कैंसिल, मतलब कि ये प्रेडिक्ट मैं नहीं कर रहा हूं। अग्नि प्राइम का प्रेडिक्शन ये भी मैं कैंसिल कर रहा हूं, इसको भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, है ना, 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं का टीकाकरण भी प्रारंभ किया है। इसका बस आप लोग डेट ध्यान रखिएगा कि 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत 3 जनवरी 2022 से की जाएगी। पहला बिंदु जो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है वो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट जो है, ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास। लखनऊ में शिलान्यास, ये मेरे ख्याल से बस हेडिंगे ले ध्यान रखिएगा, बाकी आपको दिमाग लगाने की इसमें विशेष जरूरत नहीं है, बाकी आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अच्छा 43 नंबर पेज पे चल के देखते हैं। इस पेज में 15 नंबर पेज में लिखा है कि 43 नंबर पेज पे जाएं शेष के लिए। तो 43 नंबर पेज में अगर हम जाएं, फरवरी वाला मैगजीन पे काम हो जाने से टेंशन नहीं ना रहेगा, आगे कुछ जो वीक बचेगा उसमें कुछ नया काम होगा इसके अलावा। तो 43 नंबर पेज में 25 नंबर पेज का शेष दिया हुआ है। नहीं 43 नंबर पेज में शेष दिया है, लेकिन ठीक है उतना ही ध्यान रखिएगा। बाकी अब मुस्कोवा नदी और ब्रह्मोस ये सब अब ट्रेडिशनल चीज़ है। पेज नंबर 16, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की बांग्लादेश यात्रा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक है, चूंकि एक अतिथि के तौर पे वो वहां पे गए थे, ठीक है। पचासवें विजय दिवस के समारोह में भागीदारी के लिए गए थे और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में गए थे। तो ये टॉपिक बस ध्यान रखिएगा। लेकिन वीडियो सबका कट रहा है क्या? यस सर, आवाज फंसा है। यस सर, अब ठीक है? तो यार लोग अपना नेटवर्क देखें, नहीं कट रहा है। ठीक है। तो ये जो पेज नंबर 16 है, आप देखोगे कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की बांग्लादेश यात्रा, तो ये वहां के 50वें विजय दिवस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में एज ए अतिथि वो गए थे। तो ये टॉपिक ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक बात हम बता दें कि एग्जाम अप्रैल में होगा। मैं ये आयोग के द्वारा कही हुई बात नहीं कह रहा हूं, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं कि अप्रैल में अगर पेपर होता है और अप्रैल से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा कहीं और हो जाती है, ठीक है, तो इस टॉपिक का वेटेज कम हो सकता है। फिलहाल हम इसको प्रिडिक्ट कर देते हैं, ठीक है। वैसे मेरे पूरा रूटीन में है कि जब आपके एग्जाम का डेट आ जाएगा, 1 महीना आपके एग्जाम का रह जाएगा, तो उस समय हम लोग को धुआंधार पारी खेलना है। तो जिस समय हम लोग जब धुआंधार पारी खेलेंगे ना, वहां पे वो 1 महीना लास्ट 1 मंथ करेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। वो 1 महीना लास्ट, उसी में सारा करेंट का फेस खुल जाता है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अभी तो मैं अभी बताया और पता चलेगा कि अप्रैल महीना में इसका वेटेज खत्म, ठीक है। उसके पहले हो सकता है कहीं प्रधानमंत्री की एक बहुत बढ़िया यात्रा हो जाए, कहीं राष्ट्रपति की एक बहुत बढ़िया यात्रा हो जाए, तो फिर तो वहां पे हमको ध्यान रखना होगा, इसको तो कैंसिल करना पड़ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन अभी फिलहाल ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि अतिथि के रूप में ये गए हुए हैं। पेज नंबर 17 में जब जाएंगे तो पेज नंबर 17 में लगभग छोड़ ही देना है सब कुछ। एगो हेडिंग वाला टॉपिक है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। भारत रूस 21वीं शिखर वार्ता नई दिल्ली में संपन्न। इस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 6 दिसंबर को ही मीटिंग हुआ था व्लादिमीर पुतिन से, और रसिया के हेलीकॉप्टर पे बिपिन रावत प्रथम सीडीएस 8 दिसंबर 2021 को एक्सीडेंट कर जाते हैं। नहीं, इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस का व्लादिमीर पुतिन की इस यात्रा पे तो नजर था ही, साथे साथे
आपको ये बिपिन रावत साहब रसिया के हेलीकॉप्टर से यात्रा पे जा रहे थे नीलगिरी की पहाड़ियों में, तो वो भी उनके नज़र में था। ठीक है, कुछ कनेक्ट हो जाता है। 6 2 8 2 ये दिन के भीतर। और नेक्स्ट जो है ये बस ध्यान रखिएगा, केवल इनकी यात्रा जो हुई है व्लादिमीर पुतिन की, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मूलतः बहुत मन हम छोड़ते हैं, इतना छोड़ देते हैं कि ये भी मेरे एजेंडे में नहीं है, समझ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 18 में विश्व 2021 सीधे कैंसिल कर दीजिए, नहीं करना माथा का पच्ची यहाँ पे हमको। पेज नंबर 19 में कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है सिवाय जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट फोर्ब्स आकलन में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला, सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं में भारत की 4 महिलाएं। तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे क्या करना है, पेज पलटना है। 20 नंबर पेज में 1 नंबर मैकेंजी स्कॉट नंबर 1 पे है विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में, और चारों भारतीय महिलाओं का डिटेल यहां दिया हुआ है एक बॉक्स में, बस यहां पढ़ लेना है। और इससे पहले इन सब टॉपिक पे हम लोग पहले भी बात किए हुए हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता दर्पण में आपको ये बॉक्स में इंडियन महिलाओं वाला इंफॉर्मेशन रखना है, खासकर सीतारमण का ध्यान रखना है, और इसमें 1 नंबर पे मैकेंजी स्कॉट को ध्यान रखना है। बाकी आपको स्किप कर देना है, छोड़ देना है, नहीं ध्यान रखना है, दिमाग नहीं खराब करना है। ये करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए छोड़ना, लोग तो टेक्स्ट बुक में भी छोड़ना सिखाते हैं कि टेक्स्ट बुक में भी सेलेक्टिव अध्ययन होना चाहिए, नहीं। और हम कहते हैं कि टेक्स्ट बुक में कोई सेलेक्टिव अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। सेलेक्टिव अध्ययन करना है तो करेंट में कीजिए और अपना अप्रोच ठीक कीजिए। जहां छोड़ना चाहिए वहां छोड़ नहीं रहे हैं, और जहां नहीं छोड़ना चाहिए वहां सब लोग आके काबिल बन रहे हैं कि ये छोड़ के पढ़ना चाहिए, वो छोड़ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, सेलेक्टिव किताब 6 से 10th की तलक की किताब में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, सब पढ़ना चाहिए। लेकिन करेंट अफेयर्स में छोड़ने की कला आनी चाहिए, तभी महारत है, अन्यथा काम बिगड़ेगा, कितना पढ़िएगा। और आपको पता ही है कि हम लोग करेंट अफेयर्स के मूल मातृ पुस्तक में हम लोग इस पुस्तक को रखते हैं, प्रतियोगिता दर्पण को। साथ ही डेली पेपर एनालिसिस के हिसाब से या तो टेस्ट हम ले लेंगे, या फिर अभी जो बचेगा टाइम, अभी टाइम जो बचेगा, अभी तो प्रतियोगिता दर्पण तो फरवरी का आज खत्म हो जाएगा, तो बाकी वीक तो बचेगा ना, उस वीक में तो फरवरी के मैगजीन पे काम होगा नहीं, तो इसमें पेपर एनालिसिस पे हम लोग काम करेंगे, करेंट अफेयर्स पे। ठीक है, डेली पेपर एनालिसिस, संसद का जो संसद टीवी है उस पर कौन कौन से एजेंडे पे अभी तक डिबेट हो रखा है, नहीं हो रखा है, सारे को एनालिसिस कर उसके आधार पर हम लोग क्लास देंगे। तो इसमें पकड़ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फालतू का कोई मैगजीन पढ़ना ही नहीं, कितना पढ़िएगा। और यकीन माने कुछ तो मैगजीन ऐसे हैं जो जाके खरीदिए और जाकर डस्टबिन में डाल दीजिए, मतलब ही नहीं है। ये सब मैगजीन है, मॉडरेट मैगजीन है। तो कितना लोग कलेक्टर बन गए और एसडीएम बन गए, नया नया मैगजीन सब आया हुआ है, लगता है कि जीने ही नहीं देंगे लोग। नहीं, जो लोग सलाह देते हैं कि मैगजीन पढ़ लीजिए, वो मैगजीन पढ़ लीजिए, है ना, और उनके जीवन काल में इसके अलावा कोई मैगजीन नहीं मिलता था, पीडी के अलावा। कुछ लोग सलाह देंगे कि आप ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, पता चलेगा कि उनके जीवन काल में जब वो पढ़ रहे होंगे तो उस समय यही मैगजीन इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी दोनों में हिट थी, और ये वो क्रॉनिकल। लेकिन क्या कीजिएगा, अंडा सिखाए बच्चा के चे चे कर। ये हमने के आरा जिला में एक कहावत है कि अंडा सिखाए बच्चे को कि चे चे कर। चलिए भैया 21 नंबर पेज में आइए। 21 नंबर पेज में देखेंगे कि अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैबन और संयुक्त अरब अमीरात,
1 जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। तो बस ये पांचों का नामवा ध्यान रखिएगा, ठीक है, और पांचों पे एक मैपिंग कर लीजिएगा। अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबन, संयुक्त अरब अमीरात। इस पांचों देश पर आप लोग एक ज्योग्राफिकल मैपिंग मेंशन करके जाएंगे। बाकी इसी पेज में आप देखेंगे, यहाँ एक हेडिंग दिया कि जर्मन में ओलाफ सोल्ज नए चांसलर बने, एंजेला मार्केल का 16 वर्ष का शासन समाप्त। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रख के जाना है। यानी कि जर्मनी के जो नए चांसलर हैं वो अवलंबी ओलाफू स्कॉल्ज हैं। फोटो दिया हुआ है यहाँ पे, अवलंबी ओलाफू स्कॉल्ज, ठीक है, और इसके पार्टी का नाम रखना है SPD। ध्यान, जर्मनी के चांसलर हैं ये बस इतना ध्यान में रख के जाना है। नेक्स्ट पेज में आइए भैया, हम नेक्स्ट पेज में तो बजट का इंतजार करेंगे। इकोनॉमिक्स के लिए किसी भी करेंट पर बात करने से पहले कुछ ट्रेडिशनल, जब तक कुछ करेंट इशू हमारे सामने नहीं आता है तब तक हम बिना मतलब का समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे। पेज नंबर 22 कैंसिल, पेज नंबर 23 कैंसिल, पेज नंबर 24 कैंसिल, पेज नंबर 25 कैंसिल। पेज नंबर 25 कैंसिल करने से पहले उसमें देखिएगा खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि। पेज नंबर 25 में सबसे लास्ट टॉपिक है कि खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में, खोपरा का मतलब नारियल, ठीक है। नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है और विश्व में किस देश का कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है और भारत में राज्य का कौन सा स्थान है नारियल उत्पादन में, इतना आप बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी कैंसिल। पेज नंबर 26 हिंदी मीडियम का प्रतियोगिता दर्पण, पेज नंबर 26 कैंसिल, ठीक है। एगो ले दे के ग्रेड बी टाइप का तथ्य है करेंट अफेयर्स में कि HUL के संजीव मेहता फिक्की के नए अध्यक्ष। नहीं, आज तक हम फिक्की के नए अध्यक्ष या फिक्की के अध्यक्ष प्रिडिक्शन नहीं किए हैं, तो अब नया पर क्या करें। वैसे संजीव मेहता BA ग्रेड में रखिए, इसलिए पूरा पेज कैंसिल। 26 नंबर पेज BPSC के लिए ये सब पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है। पेज नंबर 27 में कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे ICTP रामानुजम पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता, पहले भी हो चुका है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे। नीना गुप्ता वाला ध्यान रखेंगे। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2021 किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह ध्यान रखेंगे, और कितना राशि प्रदान की जाती है। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2021 किसको मिला, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है यह महत्वपूर्ण है, सो देख लेंगे, और उसका क्या राशि है वो आप देख लीजिएगा। और चंडीगढ़ की बॉक्स में दिया हुआ है कि हरनाज संधू ने जीता मिस यूनिवर्स 2021 का ताज। ये वाला टॉपिक आप जो फोटो में जो है मिस यूनिवर्स हरनाज संधू को ध्यान में रख के जाइएगा, ठीक है। फिलहाल बाकी आप कैंसिल कर दें। पेज नंबर 28 में आइए। पेज नंबर 28 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकारों की बात है। एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, आप लोग लास्ट पेज में देख लीजिए, लास्ट लाइन में देख लीजिएगा, दिया हुआ है। और 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन और 2021 का दामोदर माउंजो कोंकणी में और नीलमणि फुकन को असमिया में।
ये ध्यान रखिएगा। और इस लिस्ट में, ये पूरे लिस्ट में आप ध्यान, संस्कृत ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था वो ध्यान में रख के जाइएगा। तो संस्कृत का सत्यव्रत शास्त्री को मिला था 2006 में। इस लिस्ट में संस्कृत का ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला और सबसे पहला हिंदी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, टिक लगाए हुए हैं, टिक लगा दिए हुए हैं इस लिस्ट में। तो 1965 में जी शंकर कुरूप पहला मलयालम में, 1968 में सुमित्रा नंदन पत हिंदी में। ठीक है, और फिर आपका पहला में संस्कृत में हमको दिखाई दे रहा है सत्यव्रत शास्त्री 2006 में। फिर तो लेटेस्ट वाला तो ये है कि आपको करेंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख के जाना है। 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो कोंकणी। और सबसे बड़ी बात है कि इस पे हम लोग इन डिटेल चर्चा भी इससे पहले वाले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, वो जो दरोगा का एग्जाम होने वाला था उसे जस्ट एक दिन पहले जो किया था करेंट अफेयर्स पे काम। पेज नंबर 29 में ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसे करके जाना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द डूक गयाल्पो, ऑर्डर ऑफ द डूक गयाल्पो देने की घोषणा की गई है भूटान के द्वारा। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रख के जाना है। ठीक है, और इसी पेज में 29 नंबर पेज में देखिएगा, एगो फोटो में एगो आदमी के फोटो है, माने एगो मैगजीन में, टाइम्स मैगजीन में। ये आदमी का नाम ध्यान में रख के जाना है आपको। ठीक है, स्पेस एक्स के सीईओ एल मास्क टाइम पत्रिका के वर्ष 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर है एलन मास्क। एलन मास्क इसमें लिखा हुआ है। सो आप लोग के पास ये मैगजीन है ही। ठीक है, तो आपके पास बस मैगजीन होना चाहिए, सारा काम हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद इसी पेज में टेनिस के पुरुष खिलाड़ियों के वर्षांत एटीपी पुरस्कार 2021 प्लेयर ऑफ द ईयर सिर्फ टिक कर लीजिए। प्लेयर ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच 7वीं बार हुए हैं। तो प्लेयर ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच महत्वपूर्ण है पुरुष में, और महिला में है प्लेयर ऑफ द ईयर एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की। बस इस दोनों को ध्यान में रख के जाना है। प्लेयर ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच और प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में एशले बार्टी। क्लियर है, दोनों का पहला पहला नंबर टिक कर लीजिए, बाकी आपको नहीं देखना है, छोड़ देना है। ठीक है, ठीक। अब अगला पेज में जाएंगे, पेज नंबर 30 में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का डिटेल दिया हुआ है कि क्या है, कितना राशि दी जाती है। ठीक है, इसमें आपको हिंदी का, संस्कृत का ध्यान में रख के जाना है। तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है सम्राट अशोक को। ठीक है, सम्राट अशोक के लिए मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। हिंदी का साहित्य अकादमी 2021 आप देखिएगा अपने मैगजीन में, सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। तो हिंदी वाला ध्यान में रख के जाएंगे, और नीचे थोड़ा बढ़ेंगे तो संस्कृत दिया होगा।
माने रेना अरहंग लघु कथा संग्रह विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र विनय को मिला है। तो आप साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में हिंदी और संस्कृत यही दोनों ध्यान में रख के जाएंगे, बाकी आप छोड़ सकते हैं। देखिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप सब लिस्ट याद करके जाएं, तो इसमें हिंदी और संस्कृत ध्यान में रख के जाएं, ठीक है। और बाकी अगर आप बहुत चिल्लाइएगा नहीं सर एगो और सर कर दीजिए, सर एगो और प्रिडिक्ट कर दीजिए, तो संथाली करेंगे और क्या करेंगे। संस्कृत के नीचे संथाली है, बाकी हिंदी और संस्कृत से काम चल जाएगा, ठीक है। और साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कार 2021 में हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार हिमांशु वाजपेयी को मिला है। उनके कहानी संग्रह किस्सा लखनौवा। तो बस साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2021 में पहला बिंदु ध्यान में रखिएगा, पहला बिंदु। बाकी ढिठ्ठे छोड़ देना है। पेज नंबर 21 में आप आएंगे और देखिएगा, पेज नंबर 21 में ये अंजू बेबी जॉर्ज वाला मसला, पीछे इस पे हमने प्रॉपर क्लास दिया हुआ है कि एथलीट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड एथलीट्स के पुरस्कार 2021 भारत की अंजू बेबी जॉर्ज को वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। तो आप ये वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, अंजू बेबी जॉर्ज वाला। पेज नंबर 31 में अंजू बेबी जॉर्ज वाला टॉपिक पढ़ लेना है, बाकी आपको ढीठे छोड़ देना है एकदम। पेज नंबर 32 में देखेंगे आप, तो वर्ष 2022 है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये 3 को दिया हुआ है, तीनों ध्यान में रख के जाएंगे। ये बॉक्स में यहां दिया हुआ है, सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञानों और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। दूसरा है परंपरागत मत्स्य एवं मत्स्य पालन व अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और तीसरा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास 2022 में ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाए जाएंगे। तो ये बॉक्स वाला तीनों नाम ध्यान रखिएगा। इस मैगजीन में आपको जो डेट वाला मसला दिया है कि कौन से डेट पे कब क्या मनाया जाता है, तो एगो तो 1 दिसंबर को टिक कर लीजिए, विश्व एड्स दिवस। 3 दिसंबर दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, पीडी में दिया हुआ है। बस पेज नंबर 33 में आप देखेंगे पुस्तकों का लिस्ट दिया हुआ है, पुस्तकों का। इस पुस्तकों में पुस्तक दिया हुआ 1 2 3 4 5 गो लिस्ट दिया हुआ है, इसमें से 2 गो प्रिडिक्ट कर लीजिए। पहला है जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी ये किताब है रंजन गोगोई का, रंजन गोगोई, ठीक है। ये और बाकी बीच में और भी 3 पुस्तक हैं, उनको छोड़ देना है। और सबसे लास्ट वाला जो किताब है वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत की, ये ऐसा नहीं किताबें लिखते हैं, अच्छी किताब होगी, नाम से तो ऐसे लग रहा है, वन अरेंज्ड मर्डर। तो दोनों, एक तो जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी रंजन गोगोई वाली, और वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत वाली, ये दोनों टिक कर लेना। बाकी आपको ढीठे छोड़ देना है इसमें। स्पोर्ट्स में 34 नंबर पेज में देखिए, 34 नंबर पेज में आप देखेंगे बैडमिंटन हेडिंग है पहिल का,
और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 को हुएल्वा स्पेन में संपन्न हुआ है। इसमें जो देखिएगा कि पुरुष एकल का स्वर्ण जीता है लो किम यो ने सिंगापुर, महिला एकल में स्वर्ण जीता है अकाने यामागुची जापान की, और रजत पदक श्रीकांत कितांबी भारत की। तो ये स्वर्ण एवं रजत पदक का जो लिस्ट है, इसमें महिला एकल वाला जो है ना स्वर्ण और रजत, उनमें वो भारतों के हैं श्रीकांत कितांबी। सो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है, बाकी पॉइंट पे नहीं देखिएगा तो काम चल जाएगा। महिला एकल स्वर्ण पदक अकाने यामागुची जापान की और श्रीकांत कितांबी भारत की। इसी में जो आपको मिला है कांस्य पदक, वो भारत के ही हैं लक्ष्य सेन। सो आप ध्यान रखेंगे, जैसे यहां स्वर्ण मिला ना जापान के खिलाड़ी को अकाने यामागुची को और श्रीकांत कितांबी को रजत, और कांसा मिला है आपको लिस्ट में दिया हुआ है लक्ष्य सेन को। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। एक के बाद महिला एकल वाला बैडमिंटन में पेज नंबर 34 में मुक्केबाजी वाला टॉपिक देख लीजिए। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत को एक कांस्य पदक मिला है, तो ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप ढीठे छोड़ दें। पेज नंबर 35 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021, ये जो बॉक्स है हरियर का, वो में ये जो आदमी का फोटो दिखाई दे रहा है, ये लगातार 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, इसलिए इनका एक बार नाम आपको ध्यान में रख के जाना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको छोड़ देना है। वैसे फीफा इसी पेज में 35 नंबर पेज में फीफा रैंकिंग दिसंबर 2021 हुआ है पुरुष मामले में। फुटबॉल टीम जो बेल्जियम है उसको नंबर 1 स्थान दिया गया पुरुषों का, और महिला में अमेरिका को ध्यान में रखिएगा। बस फीफा रैंकिंग में बेल्जियम को और उधर महिला में अमेरिका को ध्यान में रख के जाइएगा फुटबॉल में। बाकी आप छोड़ दीजिए। पेज नंबर 36 में आइए, पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 में सबसे लास्ट में देखिएगा पुरुषों की एशियाई चैंपियन ट्रॉफी, इसको पढ़ लीजिएगा। पुरुषों की जो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हुई है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बॉक्स दिया है ना, 6ठा नंबर 2021, आयोजन स्थल ढाका, विजेता दक्षिण कोरिया, उप विजेता जापान और तीसरा स्थान भारत का, ठीक है। हॉकी का है, हॉकी का ऊपर में हेडिंग हॉकी का। तो पुरुषों की एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी वाली ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में हुआ था, दक्षिण कोरिया जीता था, जापान हारा था, उप विजेता था, और भारत का तीसरा स्थान। अब देखिएगा कि यहाँ एक टेनिस में वर्ष 2021 की सभी 4 ग्रैंड स्लैम स्पर्धाओं में विजेता एवं उप विजेता पूरा लिस्ट दिया हुआ है। निश्चित रूप से टेनिस के खेल में अमेरिका ओपन, माने ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रांसीसी ओपन, विम्बल्डन टेनिस एंड अमेरिकी ओपन, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन समय के हिसाब से ना कि कब हो, तो अभी जब आपका एग्जाम होगा 67वीं बीपीएससी का, यह चारों में कोनो क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ऐसी कोई विशेष परिस्थिति बन जाएगी तब कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। आपका फरवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन होगा। इसका मतलब हमको फरवरी का जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन होगा, मेरा नज़र उस पर रहेगा फरवरी में। हाँ, अगर ये एग्जाम जनवरी में होता, ये 26 जनवरी के अगर ये एग्जाम होता भैया,
तो ये चारों पे हमको काम करना पड़ता, कंपेयर करना पड़ता, और इसमें से कुछ एक दो चीजें प्रिडिक्ट करना पड़ता। अभी तो हम धीरे कैंसिल कर दिए सब, क्योंकि अभी फरवरी में होगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन, तो उसमें क्या रिजल्ट आएंगे उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करेंगे। इसलिए हम इन चारों को कैंसिल करते हैं, ढीठे छोड़ देते हैं, हम देखबो नहीं करेंगे। बात साफ है? ठीक है। बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 67वीं में जो होने वाला है, जो अप्रैल में जो होगा, या कब जब हो, जब भी होगा फरवरी के बाद ना होगा, मार्च के बाद ना होगा। इसलिए इतना तो कम से कम काम कम हुआ। बाकी सब छोड़ देना, डिटेल में कुछ नहीं है, सब छोड़ देना है, सब छोड़ दिए। और ये आपका करेंट अफेयर्स का रहा। बाकी इसके अलावा अब सार संग्रह, उस सब पे हम नहीं काम करवाते हैं, ट्रेडिशनल चीज़ है सार संग्रह। और इसी करेंट अफेयर्स का देखिएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करके इसी का रिवाइज दिया रहता है, आप चाहेंगे तो वहाँ पे उसको रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आप लेख पढ़ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस इसमें एग्ज़ाम के दिए हुए होते हैं, जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। जो करेंट अफेयर्स का काम था मैगजीन्स से, वो मैंने कर दिया है। इसमें कई एग्जाम का हो सकता है क्वेश्चन भी पूछा हो, उसमें जीएस वाला, जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोअर सबऑर्डिनेट मुख्य परीक्षा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस है। इसमें ट्रेडिशनल अगर जीएस का क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ हो तो देख लीजिएगा, उस सबको अप टू डेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करेंट अफेयर्स पे मैंने काम कर दिया है। इतना ही आज का आपका फरवरी का प्रतियोगिता दर्पण है करेंट अफेयर से संबंधित। बाकी जो भी एग्जाम होता है लेटेस्ट पीसीएस का, और उसमें अगर क्वेश्चंस जीएस के पूछे गए हैं तो निश्चित रूप से उन प्रश्नों पे आपका ध्यान होना चाहिए। ये आपको सेल्फ सतर्कता, स्व सतर्कता पर निर्भर करता है। ठीक है। बाकी आज के क्लास इतना ही, हम फरवरी के मैगजीन्स का काम पूरा कर दिए हैं। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो हाँ। सर, टेनिस ओपन ग्रैंड स्लैम वाला जो है, तो सीडीपीओ अगर होने वाला है नजदीक में, तो उसके लिए हम इसमें कुछ देख सकते हैं? अब उसमें अब देख लीजिएगा, मैंने उसके लिए प्रिडिक्ट नहीं किया है, हमने सीधे प्रिडिक्ट किया है, बीपीएससी 67वीं को ध्यान में रख के किया है। ठीक है। अगर सीडीपीओ हो रहा है तो उसमें आप सबसे लास्ट में जो पे हुआ है ना, सबसे लास्ट वाला कौन है? सबसे लास्ट वाला आपका अमेरिकी है, उसमें आप महिला वाला देख लीजिएगा, महिला एकल। ठीक है। बाकी आप उसके अलावा अमेरिका पे फोकस करके जा सकते हैं। देखिए, एक ही एग्जाम को हम ध्यान में रख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम 4 एग्जाम को अगर ध्यान में रख के प्रेडिक्ट करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। आप बीपीएससी के ध्यान में रख के प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उस बीच में उस प्रेडिक्शन से जिस एग्जाम में आपको लाभ मिल जाए, ये आपका लिए बेनिफिशियल है। लेकिन हम केवल एक ही एग्जाम को यहाँ सेंट्रलाइज हुए हैं, है ना। नियर अबाउट सभी एग्जामों का अप्रोच ऐसा ही होता है, सेम होता है, इस कारण से लाभ होता है, इसका बहुत लाभ होता है। ठीक है। हम अगर दिमाग को, अगर सब एग्जाम को यहाँ पे सेंटर में रखेंगे तो हम ही छितरा जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब आप शायद इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझते होंगे तो बढ़िया है ना। यही फैक्ट है और यही सच्चाई है और यही सत्य है, इसको समझना होगा आपको। हाँ, चूंकि ये पब्लिक सर्विस कमीशन के ही एग्जाम के दृष्टिकोण से हो रहा है, तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, जो भी पब्लिक सर्विस का एग्जाम है उसमें आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, हम लोग बाकी क्लास अब नेक्स्ट संडे को होगा। इस बीच में फरवरी का मैगजीन खत्म हो गया तो कोई तो मैगजीन होगा नहीं, तो इसी वीक में जो भी पेपर एनालिसिस है, संसद टीवी पे जो भी डिबेट्स हुए होंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ से आपके करेंट अफेयर्स आपको अपडेट कराए जाए। आज इतना ही, थैंक यू।